नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास वीकली शो में हम आपको बताएंगे सप्ताह भर की माओवादी गतिविधियों के बारे में। नक्सलियों ने किन किन स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, साथ ही सुरक्षा बलों ने नक्सली उन्मूलन के लिए कहां पर ऑपरेशंस चलाए। इसके अलावा हम बात करेंगे माओवादियों के शहरी सहयोगियों के बारे में, जिन्हें हम अर्बन नक्सल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन दो घटनाओं का जिक्र करके जिसने माओवादी संगठन की नींव हिला दी है। सबसे पहले तो झारखंड पुलिस ने प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को गिरफ्तार किया है। किशन दा 1 करोड़ का इनामी माओवादी आतंकी है और वह माओवादी आतंकी संगठन में सेकंड इन कमांड पोलिट ब्यूरो का मेंबर है। किशन दा की गिरफ्तारी के बाद से माओवादी संगठन पूरी तरह से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हाल ही में जिस तरह से गढ़चिरौली क्षेत्र में C60 कमांडोज के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हुई है और उसमें 27 माओवादी मारे गए हैं, इसने भी माओवादियों को पूरी तरह से कमजोर किया है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में माओवादी संगठन अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। इस मुठभेड़ की खास बात यह रही है कि इस मुठभेड़ में 50 लाख रुपए का इनामी माओवादी मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया है। मिलिंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव हिंसा में मुख्य आरोपी में से एक था। इसके अलावा भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई है उसमें अर्बन माओवादी आनंद तेलतुंबड़े जो गिरफ्तार हुआ है उसका छोटा भाई था मिलिंद तेलतुंबड़े, इसलिए इसे इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इन दो बड़ी घटनाओं से माओवादी संगठन की तिलमिलाहट को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि पहले किशन दा की गिरफ्तारी के बाद माओवादियों ने 20 तारीख को अर्थात 20 नवंबर को बंद का आह्वान किया था और गढ़चिरौली की घटना होने के बाद तुरंत माओवादियों ने 23, 24 और 25 तारीख को भी बंद का आह्वान किया। माओवादियों के द्वारा इस बुलाए गए इस बंद के दौरान झारखंड में इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। झारखंड में पहले, दूसरे और तीसरे दिन तीनों दिन पूरी तरह से बंद का असर दिखा। बैंक बंद रहे, बसों के पहिए थम गए और लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। माओवादियों ने अपने द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान झारखंड में जमकर उत्पात मचाया। पहले तो सीआरडी के जंगली क्षेत्र में एक पेड़ पर पोस्टर बैनर टांगकर स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया और उसके बाद गुमला के अंतर्गत कुटुमगढ़ थाना क्षेत्र के नए निर्माणाधीन भवन को बम विस्फोट कर उड़ा दिया। साथ ही उस भवन में कार्य में लगे मजदूरों को बंधक भी बना लिया। इसके अलावा झारखंड से यह जानकारी भी सामने आ रही है कि झारखंड में माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। आगामी 2 से 8 दिसंबर तक माओवादी अपने PLGA पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के 21वीं वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं और इसी के दौरान वो झारखंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह भी कह रही है कि किशन दा की गिरफ्तारी और गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ के बाद माओवादी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अपनी पकड़ को दोबारा स्थापित करने के लिए, अपने भय को दोबारा स्थापित करने के लिए माओवादी किसी बड़ी घटना को इस दौरान अंजाम दे सकते हैं। झारखंड के बाद माओवादियों की गतिविधियां बिहार में भी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही हैं। बिहार में सबसे डरावनी बात यह सामने आई है कि 11 वर्षों के बाद एक बार फिर राज्य में माओवादी एक्टिव हो चुके हैं। हाल ही में गया में हुए 4 मर्डर और औरंगाबाद में पंचायत भवन और टावर को उड़ाने की घटना से सभी स्थानीय ग्रामीण और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग भयभीत हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह जानकारी भी सामने आई है कि बिहार के कुछ जिलों में माओवादी बड़ी संख्या में घुस चुके हैं। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पहले से ही माओवादियों का प्रभाव रहा है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और लखीसराय के साथ साथ गया क्षेत्रों में भी माओवादी काफ़ी बड़ी संख्या में घुस चुके हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके अलावा बिहार से एक सकारात्मक खबर भी आई है। हाल ही में बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव चल रहे थे और पंचायत चुनाव के दौरान हमने देखा कि माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदान हुए। महिलाओं, पुरुषों और सभी वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर लोकतंत्र का जश्न मनाया।
लोकतंत्र के उत्साह के साथ माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह बताया कि माओवाद और माओवादी जितना भी ज़्यादा आतंक फैला ले, जितना लोकतंत्र का बहिष्कार कर दे, बावजूद उसके जनता लोकतंत्र की समर्थक है और माओ तंत्र की विरोधी है। इन सब के अलावा ओडिशा में भी सुरक्षा बलों को माओवादियों के विरुद्ध एक सफलता हाथ लगी है। ओडिशा के बलांगीर बरगढ़ जिला के सीमांत क्षेत्र के अंदरूनी पहाड़ी क्षेत्रों में माओवादियों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए माओवादी की पहचान टॉप मिलिशिया कमांडर शंकर के रूप में हुई है। इस माओवादी के मारे जाने के बाद उड़ीसा के डीजीपी ने माओवादियों से आह्वान किया है कि वो माओवाद की विचारधारा और आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह देखा जा रहा है कि उड़ीसा के क्षेत्र में भी लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं। बीते कुछ समय से उड़ीसा के सीमांती क्षेत्रों में पूरी तरह से माओवादियों का सफाया किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों के विरुद्ध पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी को मार गिराया, लेकिन इन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और पुलिस प्रशासन माओवादियों को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से देखा जा सकता है कि हाल ही में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसमें मालगाड़ी के 30 डब्बे डिरेल हो गए। हालांकि इस घटना में किसी बड़े हताहत की जानकारी नहीं आई, लेकिन यह एक बड़ी माओवादी घटना थी। इसके बाद माओवादियों ने बस्तर संभाग के ही नारायणपुर जिले में एक जियो के मोबाइल टावर को आग लगा दिया। इससे उस टावर का कंट्रोल यूनिट जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इस मोबाइल टावर के माध्यम से सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर रहे थे, कम्युनिकेशन मजबूत हो रहा था। लेकिन माओवादियों को, जैसा कि हमेशा से हमने देखा है कि विकास पूरी तरह से वो उसका विरोध करते रहे हैं, विकास के विरोधी रहे हैं माओवादी। यही कारण है कि उन्होंने इस मोबाइल टावर को भी आग लगा दिया। हमने हाल ही में यह देखा है कि बस्तर से निकलकर, गढ़चिरौली के क्षेत्र से निकलकर, उड़ीसा के क्षेत्र से निकलकर माओवादी अब अपने बालाघाट कान्हा का जो बफर जोन है, मंडला का जो क्षेत्र है और डिंडोरी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपनी नई पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक नया ठिकाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में माओवादी 90 के दशक से मौजूद हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट में यह भी कहा जा रहा है कि माओवादी अब इस क्षेत्र को गढ़चिरौली से निकलकर अपना नया ठिकाना बनाना चाह रहे हैं। इसी सारे घटनाक्रम को देखते हुए 3 राज्यों की पुलिस, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पुलिस शामिल है, यह मिलकर एक नए ऑपरेशन को चलाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस पूरे बफर जोन से माओवादियों का सफाया किया जा सके। इन सब के बाद हम बात करते हैं आज के शो के सबसे बड़े खबर की। जैसा कि इस शो में हमने पहले ही आपको बताया कि मिलिंद तिलतुंबड़े, जो कि गढ़चिरौली मुठभेड़ में मारा गया और 50 लाख रुपए का इनामी माओवादी था, आखिर वह कौन था? उसका भाई आनंद तिलतुंबड़े, जो कि शहरी माओवादी है और भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में UAPA के तहत उसके ऊपर केस दर्ज है और अभी वह जेल में बंद है। इन दोनों भाइयों के हम घटनाओं को, उनके एक्टिविटीज़ को विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों भाई कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चूँकि एक भाई तो अब मारा जा चुका है मुठभेड़ में और एक भाई जेल में बंद है, तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि कैसे ऐसे लोग जो शहरों में हमारे बीच रहते हैं, जो प्रोफेसर रहते हैं, जो सिविल सोसाइटी के पर्सन माने जाते हैं, ऐसे लोग देश तोड़ने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिलिंद तिलतुंबड़े के बारे में, जो कि जंगल में माओवादी था, माओवादी आतंकी संगठन का एक कोर मेंबर था और साथ ही उस पर सरकार ने 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। मिलिंद तिलतुंबड़े दरअसल नए जो माओवादी कैडर भर्ती होते थे उन्हें प्रशिक्षण दिया करता था और NIA ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया था कि मिलिंद तिलतुंबड़े माओवादी आतंकी संगठन का शहरों में विस्तार कर रहा था, जिसके लिए वह अपने बड़े भाई आनंद तिलतुंबड़े का सहयोग ले रहा था। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में
NIA ने मिलिंद तिलतुंबड़े पर भी आरोप दायर किया हुआ था, हालांकि अब वह मारा जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं आनंद तिलतुंबड़े की, जो कि मिलिंद तिलतुंबड़े का बड़ा भाई है। NIA और पुणे पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि आनंद तिलतुंबड़े प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन CPI माओवादिस्ट का सक्रिय सदस्य है। इन सब के अलावा आनंद तिलतुंबड़े भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में भी आरोपी है और उसके ऊपर UAPA के तहत आरोप दर्ज है। बीते वर्ष 14 अप्रैल को आनंद तिलतुंबड़े ने आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद से वह जेल में बंद है। आनंद तिलतुंबड़े की गतिविधियों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि वर्ष 2011 में माओवादी कम्युनिस्ट जो आतंकी संगठन है उसकी केंद्रीय समिति की मेंबर अनुराधा गांधी के लेखनों के संकलन की एक किताब प्रकाशित हुई थी और उस किताब में सभी लेखों का संकलन आनंद तिलतुंबड़े ने किया था। इसके अलावा वर्ष 2012 में आनंद तिलतुंबड़े ने माओवादी आतंकी जो संगठन है उसके द्वारा चलाया जा रहा जो ये हिंसक आंदोलन है उससे दलित आंदोलन को जोड़ने की बात कही थी। उसने कहा था कि दलित आंदोलन को माओवादी आंदोलन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन सब के साथ साथ जो माओवादी आतंकी संगठन के साथ उसकी सक्रियता रही है, उसके छोटे भाई के साथ जो कि गढ़चिरौली मुठभेड़ में मारा गया उसके साथ जो उसके संबंध रहे, ये सारी घटनाएं सारी गतिविधियां बताती है कि आनंद तिलतुंबड़े जैसे लोग जो समाज के बीच में प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी के मेंबर या एक्टिविस्ट बनकर रहते हैं वो असल में इस देश के लिए कितने बड़े खतरा हैं, कितनी बड़ी चुनौती है इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। आनंद तिलतुंबड़े और मिलिंद तिलतुंबड़े ये दोनों भाई माओवादी, एक जंगल में माओवादी, एक शहर में माओवादी, एक मुठभेड़ में मारा गया और एक जेल में बंद है। आज का यह पूरा एपिसोड माओवादियों की सप्ताह भर की गतिविधियाँ, शहरी नक्सलियों की गतिविधियाँ, उनके विचार और सारे इनके घटनाक्रमों के एनालिसिस पर थी। हम यह नक्सलनामा का शो प्रति सप्ताह लेकर आएंगे और आप यदि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, माओवादियों की गतिविधियों के बारे में या माओवादियों के एक एक छोटी छोटी स्टोरी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप द नैरेटिव की वेबसाइट thenarrativeworld.in पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं लगातार अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव और साइट विजिट कीजिए thenarrativeworld.in। धन्यवाद।